लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और सबकी नजरें मधेपुरा सीट पर टिकी है, जहां पर कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जेडीयू की तरफ से जहां दिनेश चंद्र यादव है, वहीं शरद यादव को उतारा है आरजेडी ने, लेकिन इन दोनों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं यहां से स्थानीय सांसद, मौजूदा सांसद पप्पू यादव। पप्पू जी इस वक्त हमारे साथ है। पप्पू जी, मतदान आज चल रहा है, काफी महत्वपूर्ण दिन है। किस तरीके की आपको लगता है आपने मेहनत की है, जिसका परिणाम लोग वोट दे के करेंगे या नहीं? निश्चित रूप से वो तो पहले भी देश दुनिया ने देख लिया भी है, जानता भी है कि जो सेवा और जो मजदूरी, जो संघर्ष और जो रिश्ते मैंने बनाए हैं, नेक टू नेक रिलेशन, हर घर से, हर परिवार के बीच, हर व्यक्ति के बीच, हर लोगों की उम्मीद और आशा विश्वास पर मैं जिस तरीके से खड़ा रहूँ, अब सपने के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। लोगों को लगता है कि नहीं, हम घर की बात करते हैं, घर के लोग हैं। मधेपुरा के नरेंद्र मोदी, लालू, नीतीश सब पप्पू हैं। ये ऐसा बुजुर्गों का ऐसे सभी लोग का मानना है। तो एक बहुत बड़ी ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जाति, धर्म, मजहब, ये सब कोई फैक्टर यहाँ आपको सबसे पहले नहीं मिलेगा। तो ये नोटबंदी आपको अन्य जगहों पर पार्टी हॉबी है, कोई जात हॉबी है, कहीं कुछ हॉबी है। यहाँ ना तो पार्टी ना तो जात, यहाँ कंप्लीट रिश्ता, यहाँ कंप्लीट सेवा और मदद, यहाँ कंप्लीट कौन आदमी तुरंत हम अवेलेबल है, हमारी बात करता है, हमसे मिलता है, हमारे लिए जीता है, हमारे दुख दर्द में कौन आएगा। अब पैसे लगा करके तो लोग बम्बे मध्य प्रदेश आएंगे नहीं, साइकिल से कौन पहुंचेगा। अपने लोगों को लगता है कि सांसद मेरा है, मेरी बगल क्या है। बाकी दो सांसद जो उम्मीदवार हैं उनको किस तरीके से आप आंकते हैं, खासकर शरद यादव जो आपको यहाँ पे टक्कर दे रहे हैं? लेकिन मैं उनके बारे में तो कुछ कहता ही नहीं मुझे। पहले नीतीश जी उनको हराने आते थे, जिताने आते थे, अब हराने आए थे। और पहले उन्होंने सबसे ज़्यादा लालू यादव और जंगल राज कहा, गालियाँ दी यादवों को, सबसे ज़्यादा विलन यादवों को बनाया और विलन बना करके गैर जातियों का वोट लेने में वो सफल रहे। 15 साल तक लालू, हम नहीं थे तो लालू यादव जी उनको हरा नहीं सके। फिर हम आए नरेंद्र मोदी के हवा में, तो उस तूफान में भी सभी जाति के लोगों ने वोट दिया, नरेंद्र मोदी की उस तूफान। आप सोच नहीं सकते हैं, इस बार तो नरेंद्र मोदी जी, जिसको अपनी जाति कहते हैं 22 में से भी, वो 80% पप्पू यादव के साथ खड़ा है। लेकिन शरद जी, ये बात पप्पू जी, बात सच नहीं है कि आप चाहते थे कि आपको महागठबंधन से टिकट मिल जाता तो आपकी जीत और सुनिश्चित हो सकती थी, लेकिन तेजस्वी की वजह से आप महागठबंधन में नहीं आ पाए? देखिए, जीत मेरी सुनिश्चित दिल्ली पटना नहीं करता है। हम 3 बार पहले इंडिपेंडेंट चुनाव जीत चुके हैं, और उसके बाद यहाँ लालू यादव जब चुनाव लड़ रहे थे तो उसको वो एक बार 30,000 से जीते हैं, एक बार 21,000 से जीते हैं, और मैं 3.25 लाख से चुनाव जीता हूँ। जीत दिल्ली, पटना और गठबंधन और पार्टी पप्पू यादव और कोसी सीमांचल के लिए मायने नहीं रखता है। और ये जरूरी है कि गठबंधन, कोई गठबंधन यदि जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है, ये गठबंधन, जात का गठबंधन, ये 3 जात का गठबंधन, ये 5 जात का गठबंधन, तो एक मानसिकता लोगों की आज बिहार और देश में बनी हुई है और रहती है। भाई गठबंधन जात है, अमुक जात है। लेकिन जब आप 5 साल, अब ये 5 हेलीकॉप्टर पहले क्यों नहीं आते थे? बाढ़ जब आई, माथे पर बोरा लेके तो दुगो हम गए, हाथ में कटोरे लेके तो हम गए। शिविर पप्पू यादव की चली, मोटरसाइकिल पर और सड़कों पर पैदल पानी में और नाव पर डूबने की तैयारी तो पप्पू यादव। महागठबंधन आप होते तो आपको लगता था कि आपके लिए थोड़ा सा अच्छा होता जनता को कन्विंस कर पाना? सर, ये 5 हेलीकॉप्टर तो थे। 15 दिन नीतीश जी, 1 महीना से शरद जी, फिर वो लल बबुआ अहंकारी, जिसको अपना घर भी नहीं समझता, यहाँ बैठ करके 2 रात रहे, और मधेपुरा और सुपौल कैसे चुनाव हारेगा। तेजस्वी को लल बबुआ कह रहे हैं, पूरे पार्टी चला रहे हैं अभी। सर, लल बबुआ
अभी तो उन्होंने दूध का निप्पल छोड़ा था, और इन लोगों की पहचान और हैसियत पिता का बेटा, पिता का एक नौनिहाल। लाल बबुआ, मैंने जिंदगी में इतना कम उम्र में इतना अहंकारी और परिपक्व मैंने व्यक्ति, चूंकि इनको कोई संघर्ष से मतलब रहा नहीं, राजनीति से मतलब रहा नहीं, गठबंधन के आधार पर नीतीश और लालू यादव के पार्टी जीती, और लालू यादव को मौका मिला अपने सबसे और परिपक्व बेटे को किसी तरीके से थोप कर राजनीति में लाने का। बेटा बेटी जो घर की तस्लीम है। फातमी ने क्या कहा कि लालू यादव को जिसने मारा, जिसने जेल भेजा, उसी को टिकट दिया। जो लालू यादव की पार्टी तोड़ रही थी दरभंगा में, उसी को टिकट दिया। तो उन्हीं के लोग आप बेगूसराय में जाके क्या कहते हैं, राष्ट्रद्रोही है। और अपनी बहन के लिए क्या बोलते हैं, अपनी बहन और बेटी के लिए आप माले से समझौता करके एक सीट पर आप सीट छुड़वा लेते हैं, और सिवान में साबुद्दीन की पत्नी के सामने माले टिकट दे देता है। वहाँ कोई बात तो तेजस्वी की वजह से आप महागठबंधन में नहीं आ पाए। सर, मैं आपको ये मानता हूँ कि महागठबंधन की जो कुछ दुर्गति हुई है, उसमें सबसे बड़ा जो आज, अन्यथा एनडीए आपको कहीं नजर नहीं आता, कोसी सीमांचल में, मिथिलांचल में। दुर्गति के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं महागठबंधन की? मैंने कहा ना कि जो स्वयंभू नेता बन गए कि मैं और कांग्रेस से ही उसकी लड़ाई, पप्पू यादव से जहर खा रहे हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी अभी गए सुपौल, सभी लोग राहुल गांधी के मंच पर थे, और ये कह रहे हैं इनको व्यस्तता के कारण हम नहीं गए। हाँ, तेजस्वी नहीं थे वहाँ पे। तो आप अभी तक थे कहीं क्या? चलिए, एक आखिरी इनको पता चलेगा 23 मई के बाद कांग्रेस होता क्या है। जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस को अपमानित किया ना, अब कांग्रेस ने जिस तरीके से गठबंधन धर्म के लिए जो अपमानित हुए, पप्पू यादव जनता भगवान है, मेरी मालिक और मेरा सब कुछ, मेरा हीरो यूथ और छात्र है, और मैं जनता के सामने 5 साल अपनी जिंदगी, अपनी उपस्थिति दर्ज करके रखता हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल। 14 में मोदी फैक्टर, मोदी वेव देखने को मिला, जिससे बहुत सारे लोग की जीत हुई, लेकिन उसके विपरीत आपने यहाँ पे जीत हासिल की। इस बार क्या लगता है, 19 में भी मोदी फैक्टर कोई है, मोदी वेव है, लहर है? सर, मुझे नहीं, मोदी वेव तो मुझे और जनता को नजर नहीं आता जो मैं देख रहा हूँ। और ये कोई मोदी वेव, सर मोदी वेव होता, मेरा एक ही बात है, गोरखपुर में आप सपा के सांसद को ला के टिकट देते हैं, मोदी वेव होते हैं, तो आप ये उपयोग करते कि पिछड़ी जाति को चोर कहा जा रहा है। मोदी वेव होते तो आप अपने को नीच कहते हैं, मतलब एक ब्राह्मण पिछड़ी जाति को चोर, मतलब राहुल गांधी चोर कह रहा है, मतलब इसमें भी बैकवर्ड फॉरवर्ड। मोदी वेव होते तो 27 से आप 22 पर यहाँ गठबंधन करते, मोदी वेव होते तो आप अपना दल को पैर पकड़ के आप 2 सीट लेते, मोदी वेव होता तो शिवसेना के साथ आप गठबंधन करते। तो इन लोगों को अपनी ज़मीन का पता चल गया था, इसलिए इन लोगों ने पाकिस्तान, हिंदुस्तान, 370, आपको क्या कहते हैं, तलाक मुद्दा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान को सेंटिमेंटल बजाने मोदी जी तो गायब हो गए, बात चर्चा ही छोड़ दी है मोदी जी। इसका सर्जिकल स्ट्राइक, ये तो नोटबंदी जी, नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी, जीएसटी की बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? मोदी जी का तो सबसे बड़ा मिशन था नोटबंदी। चलिए, इन चुनावों के बाद क्या लगता है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? क्या नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर आपको लगता है राहुल गांधी का भी कोई चांस है? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि राहुल गांधी जी जब तक
120, 130, 40, 20 से ऊपर सीटें कांग्रेस की पर्सनली नहीं आती है। देखिए, कांग्रेस के बगैर तो किसी की सरकार नहीं बनती, इसमें कहीं बहस नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी भी गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आने जा रही है, इसमें कहीं बहस नहीं है। यदि एनडीए को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलेगी और कल के दिन कोई एनडीए की कोई शेयरदार और हो जाते हैं नए एलाइज, या एनडीए के एलाइज में से कोई दूसरी जगह चला जाता है, ये स्थिति भी है। नीतीश कुमार जी कल रहेंगे कि नहीं, ये भी तो बात है। और तेलंगाना में कल वो क्या कर लेंगे, ये भी तो बात है। आपको लगता है बहुमत किसी को नहीं मिलने वाला है इस बार? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। जो स्थिति है, अविश्वसनीयता का जो दौर है युवाओं में, छात्रों में अविश्वास पैदा हुआ है, मुझे लगता है। और जिस तरीके से जातीय हॉबी होती चली जा रही है, गठबंधन, ये राम, मुलायम सिंह, ये जाट, ये अमुक चीज, ये मराठा छत्रपति, हिंदू मुसलमान गायब होता चला। कांग्रेस को कितनी सीटें कम से कम चाहिए होगी अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है? मुझे लगता है कि 130, 35, 20 सीटों से तो ऊपर 120 सीट तो कांग्रेस को आनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। राहुल पीएम बनने के लिए योग्य है, आपको लगता है? क्षमता है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि मनमोहन सिंह के समय राहुल गांधी जी पीएम हो सकते थे, उन्होंने तो पीएम पद नहीं लिया। 10 साल संघर्ष का रास्ता चुना। जो आदमी खुद संघर्ष का रास्ता चुनकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक लंबे रास्ते लिए, और जिन्होंने बचपन से लेकर के कई प्राइम मिनिस्टर को देखा है, देश को देखा है, उनके बारे में भी ये सवाल खड़ा हो कि लायक है कि नहीं। यानी योग्य है आपको लगता है? राहुल गांधी जी, इस देश में की डेमोक्रेसी यही तो है, लोकतंत्र इतने मजबूत है कि वोट के आधार पर सत्ता तय होती है, जनता तय करती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और देश में लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी काम कर रहे हैं, और युवाओं में एक्सेप्टेबिलिटी, कॉमन लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी, खास तौर पर उन लोगों में, उन वर्गों में जो लोग पीस एंड प्रोस्पेक्ट चाहते हैं, स्थिर से काम करना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिकल अस्थिरता से अपने आप को दूर होना चाहते हैं, जो अस्थिर डर और भय के वातावरण में नहीं रहना चाहता है। मुझे लगता है कि उसकी लायकिंग राहुल गांधी की बड़ी है। प्रियंका को लड़ना चाहिए वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ? देखिए, मुझे लगता है कि प्रियंका जी या राहुल जी या कांग्रेस परिवार काफी सूझबूझ के साथ ही कोई निर्णय लेगी। आप चाहते हैं लड़े क्या? नहीं, मुझसे कोई पूछे, प्रियंका जी के लिए बहुत सारी सीटें हैं। अब ये वाराणसी में काम नहीं हुए हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री आदर्श गांव को ले लीजिए, चाहे स्मार्ट सिटी है छोटी सी, और इनकी उपस्थिति, घाट का कुछ चबूतरा छोड़ करके कोई काम नहीं हुआ है। चूंकि एक नाम है प्राइम मिनिस्टर का, इसीलिए चुनाव लड़ लेना या इस सेंटीमेंट पर कि प्राइम मिनिस्टर है तो हमको वोट दे देना है। हो सकता है प्रियंका जी के जाने के बाद एक नया नाम देश के लिए उभर सकता है, ऑप्शन बन सकती है प्रियंका, मतलब आपको लगता है जीत भी सकती है प्रधानमंत्री? देखिए, निश्चित रूप से प्रियंका एक ऑप्शन। अब लगातार, अब मोदी जी के भाषण में चार्मिंग तो नहीं है। पहले जो मोदी जी आएंगे तो लोग इंतजार करेंगे, अब तो कुर्सियां खाली रहती हैं। अब जो आप सोचिएगा कि मोदी जी के लिए कोई लोगों के भीतर क्यूरियोसिटी है, चार्मिंग है, कैरेज है, मोदी जी के भाषण को लोग अब हल्के में लेने लगे हैं कि 5 साल पहले भी कांग्रेस को गाली देना और 5 साल बाद भी कांग्रेस को गाली देना, और ऐसी ऐसी बातें करना जो एक प्राइम मिनिस्टर शायद इतने छोटे स्तर पर नहीं कर सकते हैं।
प्राइम मिनिस्टर विराट होता है, तो इन सब बातों को लेके जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, युवा वर्ग है जो इस बार वोट देने आए हैं, उनको इन सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है, लैकिंग नहीं है। और बनारस परिपक्व जगह है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए शुक्रिया। तो पप्पू यादव बात कर रहे हैं।